Hello all, welcome back to Learning Partner. If you are new, please do subscribe. This is another channel where you can directly connect with me. We have around 1000 plus members already who are working. We take live coding sessions and everything. To just get notified about those sessions, please do join this group. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कंप्लीट किया था 11th नंबर तक, मतलब बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब थोड़ा सा एडवांस कुछ बेसिक टॉपिक जैसे पाइप रह गया था, बट अपार्ट फ्रॉम पाइप हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब एंगुलर 19 में हमें नई चीज मिली है, दैट इज रिसोर्स एपीआई। अब एपीआई, हमें जो एपीआई पता है कि एपीआई मतलब जो नॉर्मल डॉट नेट या फिर जावा में तो वो नहीं। HTML5 में भी कुछ एपीआई होती है, जैसे जियो लोकेशन एपीआई, करेक्ट, पुश नोटिफिकेशन यूज करने के लिए बहुत सारे एपीआई। इट्स जस्ट अ टर्म, ठीक है। एपीआई मतलब अपनी डॉट नेट या फिर जावा वाली एपीआई कंसिडर मत करो। सो रिसोर्स एपीआई इज समथिंग लाइक फंक्शनैलिटी विच एंगुलर हैज प्रोवाइडेड, so that we can create async programming with this, just like how RxJS is working। जैसा RxJS वर्क कर रहा था वैसे ही हमें रिसोर्स समथिंग मिला है। अब ये रिसोर्स एपीआई क्या है? अब 19 में हमें मिला है तो ऑब्वियसली ये एक वेल सेटल्ड फॉर्म में अभी तक नहीं है। दो एंगुलर टीम कहती है कि ये सेट मतलब बीटा वर्जन नहीं है, स्टेबल वर्जन है, बट स्टिल अगेन नए वर्जन में इसका प्रॉपर वर्जन आ सकता है, ठीक है। बट जो भी है अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं दिखाता हूँ अभी। अब ये रिसोर्स एपीआई क्या है? तो रिसोर्स एपीआई हम नॉर्मली कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो जहाँ पे भी हमें प्रॉमिस काइंड ऑफ डेटा, मतलब ऑब्जर्वेबल काइंड ऑफ डेटा ये स्टोर या फिर उसका उसके रिलेटेड कुछ कॉल बैक करना है, तो उसके लिए हम रिसोर्स एपीआई यूज करेंगे। मेजरली अब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर करेंगे हम एपीआई कॉल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया है रिसोर्स एपीआई नाम का, उसके बाद उसका राउट क्रिएट किया। अब मैं कंपोनेंट और ये सब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको अभी, अगर आप पहला पहला पार्ट आपने अगर फॉलो किया है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रिसोर्स एपीआई में मुझे क्या करना है, एपीआई कॉल करके देखना है, बट बाय यूजिंग फेच एपीआई। सो हम जब एपीआई कॉल करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट का फेच एपीआई या फिर एचटीटीपी क्लाइंट। सो रिसोर्स एपीआई जो है वो हमारा, उसको कौन से टाइप का डेटा चाहिए, तो प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हमें को किस टाइप के साथ मिलता है, फेच एपीआई के साथ। सो पहले हम फेच एपीआई के साथ एपीआई कॉल करके देखते हैं। सो एपीआई कॉल करने के लिए मैं ये एपीआई कॉल यूज करूंगा, जेसॉन प्लेस होल्डर वाला यूजर वाला एपीआई। ये हमें 10 रिकॉर्ड देता है, ये एपीआई कॉल करना है, बट यूजिंग रिसोर्स एपीआई अलॉन्ग विथ फेच, ठीक है। अब देखो लिखते कैसे है। सो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट लगेगा, जो हमारा रिसोर्स एपीआई वो कहाँ से मिलता है, तो उसका पहले मुझे इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। अब मुझे इंपोर्ट मिलता है एंगुलर स्लैश कोर में, तो यहाँ पे रिसोर्स इंपोर्ट करेंगे पहले, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना है। लेट्स से यूजर लिस्ट, जस्ट नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन इसमें क्या स्टोर करना है, रिसोर्स काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। अब रिसोर्स में मुझे क्या चाहिए, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। अब इसमें कौन से टाइप का डेटा चाहिए? अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटी रहते हैं, देखो, लोडर, इक्वल, इंजेक्टर, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सारे ऑप्शनल है, तो लोडर एक मेरा मैंडेटरी है। सो लोडर, लोडर को क्या चाहिए, अपना फंक्शन चाहिए। सो एरो फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे लोडर को कौन सा टाइप का डेटा चाहिए, देखो कहीं पे दिया होगा इन्होंने, ये देखो उसको क्या चाहिए, प्रॉमिस लाइक डेटा चाहिए। अब हमें प्रॉमिस लेना है, तो प्रॉमिस हमें कहाँ से मिलता है, फेच से। सो यहाँ पे रिटर्न करेंगे और फेच एपीआई यूज करेंगे। फेच, जैसे हम एचटीटीपी क्लाइंट के साथ एपीआई कॉल करते हैं ना, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम यूजिंग फेच भी करते हैं, मतलब एंगुलर में भी हम फेच एपीआई यूज कर सकते हैं। सो फेच को क्या चाहिए, यूआरएल। तो ये यूआरएल, एक यूआरएल ले लेते हैं अपना, ये यूआरएल हो गया, ठीक है। ये यूआरएल क्या करता है, एक्चुअल मुझे डेटा मिलता है एपीआई कॉल का, बट उसे हमें जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो डॉट देन, जैसा हमारा एचटीटीपी क्लाइंट में हम कैसे सब्सक्राइब लिखते हैं, वो सेम चीज प्रॉमिस में डॉट देन से होती है, ठीक है। डॉट देन रिजल्ट, उसके बाद एरो फंक्शन लिखते हैं, रिजल्ट डॉट जेसॉन एज प्रॉमिस रिटर्न करना है। किस टाइप का डेटा, लेट से फिलहाल मैं एनी ऑफ अरे लिखता हूं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा हो गया
व्हाट डू वी से, रिसोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये रिसोर्स, इट्स लाइक ये हमें कैसा दिख रहा है, जैसे हम वेरिएबल और वेरिएबल में हमने कुछ तो भी स्टोर किया है। बट इस रिसोर्स को अब मैं अगर एचटीएमएल में प्रिंट करके दिखाता हूँ, रिसोर्स जैसे सिग्नल की वैल्यू कैसे एक्सेस करते थे एज अ मेथड, करेक्ट। सो वैसे ही रिसोर्स को, रिसोर्स डॉट उसमें क्या होती है, वैल्यू होती है, वो एज अ फंक्शन रीड करते हैं अपन। ठीक है। सो अब देखो, जैसे मेरा पेज लोड होगा, मेरा एपीआई कॉल होगा, और एपीआई कॉल में जो भी डेटा आएगा वो हम कन्वर्ट करके जेसॉन में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। रिसोर्स एपीआई, वेट एपीआई कॉल तो हो गया, ये देखो एपीआई कॉल हो रहा है। मैं देखो फिर से रिएक्टिव पेज पे गया, रिसोर्स एपीआई पे गया, देखो डेटा कॉल तो हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, सेव नहीं किया क्या हमने। चेक करते एक बार फिर से, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, डेटा कुछ दिख नहीं रहा है। ड्यू पैराग्राफ एम्प्टी है, हाउ, व्हाई इट इज एम्प्टी। कुछ गलत किया हमने। हमारा एपीआई कॉल तो प्रॉपर हो गया, डेटा भी मिल गया यहाँ पे। उसके बाद जो डेटा मिला उसको डॉट देन किया, रिजल्ट मिला, उसको मैंने रिजल्ट में कन्वर्ट किया डॉट जेसॉन में, और उसको एज अ प्रॉमिस अरे भेजा, इसलिए है नहीं, बट हमें अरे टाइप का डेटा ही मिल रहा है। क्यों डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूजर लिस्ट रिसोर्स डॉट वैल्यू, एक बार चेक करते हैं। सिग्नल आया अनडिफाइंड, क्यों नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे चेक करने दो। इसे एक बार प्रॉपरली लिख के देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डॉट देन में करली ब्रैकेट लिखा। एक बार करली ब्रैकेट में रिमूव करके देखता हूँ कि डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट प्रोसेस करें। सेव, ओके। सो देखो अभी डेटा प्रिंट हो गया, मतलब ये एपीआई कॉल का जो डेटा है ना वो मेरे रिसोर्स में स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है। सो ये हमारा रिसोर्स है। मेक श्योर आप करली ब्रैकेट मत लिखो डॉट देन के अंदर, जो नॉर्मली हमें आदत होती है सब्सक्राइब के अंदर लिखने की, तो वो मत करो। मे भी कुछ तो भी गलत हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि अभी भी एक तो उसने सिंटैटिकल एरर देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया, और उसने काम भी नहीं किया। ठीक है। सो स्टिल इट इज इन डेवलपमेंट फॉर देयर। ओके। सो ये हो गया रिसोर्स। अब जैसे मैंने बोला कि एपीआई कॉल हम कैसे करते थे, एक तो एचटीटीपी क्लाइंट से करते या फिर फेच से भी करते, तो हमने क्या किया, एपीआई कॉल का जो कोड है फेच वाला, वो हमने रिसोर्स के अंदर लिखा। अब इसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, वैल्यू इसमें आ गया। अब मुझे चेक करना है कि वैल्यू है कि नहीं, तो मैं एनजीएफ भी यूज कर सकता हूँ, या फिर एट द रेट इफ मैं चेक करता हूँ कि डॉट हैज वैल्यू, इसमें वैल्यू है कि नहीं, ये भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर वैल्यू है तो ही ये मेरा पैराग्राफ लोड होगा, राइट। यस हम ये हमारा चेक हम कैसे लिखते थे कि अरे है नॉर्मल, अरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, ऐसा हम चेक करते थे, करेक्ट। सो ये कुछ और फंक्शनैलिटी है इसमें, जैसे हैज लेंथ हो गया, और चेक करते क्या क्या है। डॉट रीड ओनली करना है, लोडिंग अभी एपीआई कॉल चल रहा है क्या, ये भी दिखा देता हूँ मैं, इज लोडिंग। ठीक है। अब प्रॉपरली देखना है इसको, ये फिर पहले ये निकालना पड़ेगा हैज वैल्यू। अब मैं नेटवर्क को स्लो करता हूँ, स्लो 3G, यूजर रिएक्टिव पे गया, फॉल्स ही दिख रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है ये। तो पेज लोड होने तक, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अब हो क्या रहा है, जैसे पेज लोड हो जाता है मेरा रिसोर्स कॉल होके एपीआई कॉल का डेटा आ जाता है। जब तक मेरा वो यूआई प्रिंट नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं दिखता, और तब तक एपीआई कॉल हो जाता है। सो इज लोडिंग मतलब एपीआई कॉल की जो प्रोसेस है वो चल रही है क्या, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा, ये इज लोडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगर एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस है तो वो इज लोडिंग क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें। अब जैसा हमने ये फेच एपीआई के फेच एपीआई के साथ किया, अब फेच सॉरी रिसोर्स को क्या चाहिए, ऑब्जर्व प्रॉमिस काइंड ऑफ डेटा, और प्रॉमिस कहाँ से मिलता है, फेच एपीआई से। सो रिटर्न टाइप अगर आप फेच का देखोगे तो प्रॉमिस काइंड ऑफ डेटा मिलता है। ठीक है। अब
अगर मुझे नॉर्मल मेरा जो एपीआई कॉल करते थे हम एचटीटीपी क्लाइंट से उससे करना है, तो एक आरएक्स रिसोर्स करके है। ठीक है, अब उसका इंपोर्ट ऐड करते हैं। इंपोर्ट वो आता है कोर से, लेट मी सी, कोर से स्लैश, कहाँ से आता है, आर एक्स जेस इंटरऑप, राइट, यही था। अब यहाँ पे आर एक्स रिसोर्स करके है। अगर आपको एपीआई कॉल करना है बट फेच एपीआई नहीं, नॉर्मल एचटीटीपी क्लाइंट से करना है, तो वो कैसे करते हैं। अब मैं पहले एचटीटीपी क्लाइंट का सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। http is equal to inject, what we have to inject, http client। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट से फिर से एपीआई कॉल यूजर लिस्ट लिख रहा हूँ सिर्फ, इक्वल टू आर एक्स रिसोर्स। ठीक है, इसको मुझे डेटा पास करना है, फिर से लोडर फंक्शन और वो सारी चीजें सेम ही है। लोडर फंक्शन कोलन, अभी मुझे लिमिट भेजना है कि नहीं, ठीक है, एमटी के साथ पहले ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, और उसको यूआरएल लगेगी अपनी, तो दिस विल बी अवर यूआरएल। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि यूजर लिस्ट में क्या प्रिंट होता है। फिर से एक पैराग्राफ लेता हूँ, डॉट वैल्यू। सो ऑप्शंस और वो मेथड सारी सेम है। ठीक है, अब चेक चेक करते हैं। यहाँ पे एक मैं बी आर या फिर एच आर डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो दो एपीआई कॉल हो गए, ये अपना रिसोर्स से था बाय यूजिंग फेच एपीआई, और दूसरा क्या था, बाय यूजिंग आर एक्स रिसोर्स। सो जो हम एच टी टी पी क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। रिसोर्स को क्या, कौन से टाइप का डेटा चाहिए, प्रॉमिस टाइप ऑफ, इसलिए हमें फेच एपीआई यूज करना पड़ा एपीआई कॉल करने के लिए। और आर एक्स रिसोर्स को हम ऑब्जर्वेबल टाइप ऑफ डेटा भेज सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एच टी टी पी क्लाइंट लिखा। ठीक है, अगेन अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीजें नहीं है, तो हर कोई पूछने वाला है, बट इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कोर्स स्निपेट आपके दिमाग में रहा ना, तो भी आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि हाँ, रिसोर्स को कौन से टाइप का डेटा चाहिए, प्रॉमिस टाइप ऑफ डेटा, इसलिए हम एपीआई कॉल करते हैं तो वहां पे फेच का यूज करते हैं। और बट अगर मुझे एचटीटीपी क्लाइंट के साथ करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आर एक्स रिसोर्स। दैट्स इट। ये दो चीजें भी आपको पता चल गई, और या फिर थोड़ा सा समझ में आ गया ना, तो भी प्रिटी इनफ। कोई यूज नहीं करने वाला ये प्रोजेक्ट में फिलहाल, जब तक आएंगे ये स्टेबल वर्जन में नहीं आता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए ये पूछेंगे, तो जस्ट उतना ही याद रखो। ठीक है, सो अभी हमारा रिसोर्स हो चुका है, उसके बाद पाइप। ठीक है, अब पाइप वैसे सबसे इजी टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ कौन से कंपोनेंट में हमने डेटा दिखाया है। यूजर कंपोनेंट में है, लेकिन ठीक है। सो यूजर कंपोनेंट में दो, यूजर कंपोनेंट का जो कंपोनेंट है ना, वहां पे अपन पाइप देखते हैं। अब पाइप का यूज क्या होता है। ठीक है, पाइप का यूज होता है डेटा फॉर्मेटिंग के लिए। जो भी डेटा आपको एपीआई कॉल से आ रहा है कोई वेरिएबल में, उसको दिखाने एचटीएमएल में दिखाने से पहले उसको फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट पाइप है और कुछ पाइप आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो, दैट वी कॉल कस्टम पाइप। ठीक है, पाइप में सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन होता है, प्योर और इम्प्योर पाइप, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट पाइप सबसे इजी क्वेश्चन और मोस्ट बहुत जगह यूज भी होते हैं। ठीक है, अब यूजर कंपोनेंट में हमने डेटा दिखाया था, ये फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर हम डेटा दिखा रहे थे। लेट्स से ये जो यूजर ने मारा है, मुझे इसको कैपिटल, देखो कहीं पे स्मॉल आ रहा है, कैपिटल, मुझे कैपिटल में दिखाना है, तो पाइप का बाय डिफॉल्ट पाइप्स है, वो यूज कर सकते हैं अपन। सो राइट साइड में ओपन कर रहा हूँ। अब जो पुराना वर्जन था ना एंगुलर 17 से पहले, जहाँ पे स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं था, वहां पे पाइप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल थे, ये आप यूज कर सकते थे। लेकिन जब से स्टैंड अलोन आया है, वॉट एवर यू यूज यू नीड टू इम्पोर्ट इट, ये रूल लगा है कि जो भी आपको यूज करना है उसको इंपोर्ट करो, उसके बाद ही यूज करो। सो अगर आपको पाइप यूज करना है तो पाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट से मुझे अपर केस पाइप यूज करना है, तो अपर केस पाइप, उसके बाद यूजर नेम पे, ये यूजर नेम वैल्यू है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन दो, अपर केस आपके पाइप का नाम। अब देखो क्या होता है, देखो सारे लेटर्स के आगे कैपिटल में आ गए। अंडरस्टूड।
अब ये फुल नेम को लेट से मुझे स्मॉल केस में दिखाना है सब कुछ, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक पाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा लोअर केस का। फुल नेम पे लोअर केस, सेव, सेव, चेक करते हैं अभी। देखो सारे फुल नेम लोअर केस में आ गए। गॉट इट। सो ऐसा हम कर सकते हैं। लोअर केस, अपर केस, सब कुछ डेट पाइप भी होती है। एक मिनट चेक करते हैं कि इस एपीआई कॉल में डेट आ रही है क्या। यस। सो क्रिएटेड डेट में डेट आ रही है, ठीक है। अभी मैं, इंपॉर्टेंट है अपना डेट। डेट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। रोल के बाद मैं टीडी लेता हूँ। इसमें फिलहाल मैं डेट प्रिंट करता हूँ, आइटम डॉट डेटेड डेट। अब अगर आप डेट देखो तो कितना कुछ डेट में, बहुत कुछ डेटा आ रहा है। डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, बट इतना सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। लेट से मुझे सिर्फ डेट दिखाना है। तो देखो डेट के लिए मुझे डेट पाइप यूज करना है पहले। डेट पाइप इंपोर्ट करो। उसके बाद अब डेट में बहुत सारे वेरिएशन है। देखो अभी अगर मैंने सिर्फ डेट लिखा, मेरा डॉट टीएस, अभी अगर मैंने डेट लिखा तो देखो सिर्फ डेट मिला। अभी साइड पैनल क्लोज नहीं हो रहा है, इसको 12 कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने सिर्फ डेट पाइट लिखा तो उसने वो टाइम निकाल दिया, प्रॉपर डेट दिखाया। बट अगर मुझे इस डेट को भी फॉर्मेट करना है तो वो फॉर्मेट भी भेज सकता हूँ मैं। इस टीडी को फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, या फिर इसी के नीचे बी आर टैग डालते हैं। अब ये मेरा सिंपल सिंपल डेट हो गया, बट इसको मैं फॉर्मेट भी भेज सकता हूँ कि डेट तो दिखाना है, फॉर्मेट तो करना है, लेकिन कैसे। सो लेट से डी डी, मुझे हाइफन से सेपरेट करना है, हाइफन एम एम एम, हाइफन वाई 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 वाई। तो देखो अभी 27 में हाइफन से सेपरेट हुआ 2024। अब ये जो मैंने 4 बार वाई डाला ना, इसको अगर 2 बार डालता हूँ तो सिर्फ वो एंडिंग के 2 डिजिट दिखाएगा, वाई वाई। देखो आया। अगर मुझे यहाँ पे सितंबर मंथ का नाम दिख रहा है, लेकिन मुझे मंथ का नाम नहीं चाहिए, तो सिर्फ क्या करो, 2 M भेजो, नंबर दिखाएगा। पूरा मंथ का नाम चाहिए तो 4 M दे दो। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 3 M 3 वर्ड के लिए, 4 डालोगे तो पूरा नाम दिखा देगा वो। देखो आ गया। मे, अंडरस्टूड। सो डेट पाइप हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद और एक जेसॉन पाइप करके होता है अपना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ, सबसे ऊपर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने प्रिंट किया, सो वहां पे क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट लेट से मुझे ये ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं ये देखना है, तो मेरे पास एक जेसॉन पाइप करके है। ठीक है। जेसॉन पाइप, आपको क्या इंपोर्ट करना है, जेसॉन पाइप। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की बाद आप जेसॉन लिखते हो तो वो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। देखो अब मैं रीड कर पा रहा हूँ। सो ये हमारा जेसॉन पाइप हो गया। वैसे ही टाइटल के कुछ नंबर रिलेटेड पाइप है, तो उसकी लिस्ट आप एंगुलर के एंगुलर डॉट डेव पे जाओ, पाइप पे दिखने को मिलेगा। पाइप सर्च करो, कहाँ पे आता है पाइप, लिस्ट कहाँ पे दिखाया है इन्होंने। इन्होंने भी ऐसा साइट बनाया है ना, तो कभी कभी ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है। पाइप, टेस्टिंग पाइप्स, पुरानी साइट प्रॉपर थी। लेट्स सर्च डिफॉल्ट। लिस्ट कहाँ पे दी है इन्होंने। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है। असिंग पाइप, करेंसी पाइप, डेट पाइप, जेसॉन पाइप, लोअर केस, अपर केस, स्लाइस, ये बहुत सारे पाइप है। ठीक है। बट नॉर्मली हम
डेट पाइप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और असिंक पाइप भी। असिंक पाइप थोड़ा सा एडवांस है, तो वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं, क्योंकि उसके लिए सब्जेक्ट और जो अपना आरएक्सजेएस होता है वो प्रॉपरली समझना चाहिए, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। बाकी पाइप सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। सो हमारा पाइप भी हो गया। उसके बाद आता है लॉगिन पेज। अब जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट विदाउट लॉगिन होता नहीं है, ठीक है। अब जब भी हम लॉगिन पेज के बारे में बात करते हैं ना, वेब अपने एप्लीकेशन टू टाइप के होते हैं। एक तो हमारा वेबसाइट हो सकता है, करेक्ट, या फिर एडमिन ऐप हो सकता है। अब वेबसाइट क्या है और एडमिन ऐप क्या है? वेबसाइट मतलब सिंपल वेबसाइट है, जहाँ पे आपका नाउ बार भी दिखेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन भी। आपने लॉगिन पे भी क्लिक किया तो भी नाउ बार दिखता ही है, और नीचे आपका लॉगिन पेज दिखता है। बट एडमिन ऐप में क्या होता है कि अगर आपने लॉगिन पे क्लिक किया ना, आपका नाउ बार नहीं दिखता है, सिर्फ लॉगिन दिखेगा। जब आप लॉगिन हो गए उसके बाद आपका नाउ बार और सारी लिंक्स अवेलेबल होती है। मतलब अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। वंस यू लॉग इन देन ओनली आपको सारे नेविगेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज एडमिन ऐप। तो वेबसाइट में लॉगिन पेज बहुत ईजी है, तो मतलब ईजी नहीं है, बट सेम कंसेप्ट वहां पे भी यूज होगा, लेकिन राउटिंग में कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है। बट एडमिन ऐप में थोड़ा सा राउटिंग चेंज होता है, ठीक है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ अभी। अब जब भी आपको एडमिन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है आपका, और आपको लॉगिन इंप्लीमेंट करना है, तो आपको दो कंपोनेंट लगते हैं। एक तो लॉगिन का कंपोनेंट लगेगा, और उसके बाद एक पैरेंट कंपोनेंट लगेगा जहां पे आपका नाउबार रहेगा। तो मैं दो कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। एनजी जनरेट कंपोनेंट लॉगिन, ये एक मेरा कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट रहेगा जहां पे हम अपने नाउबार रखेंगे, तो उसको मैं नाम देता हूँ लेआउट, या फिर हेडर, या फिर नाउबार, जो भी आपको चाहिए वो नाम दे सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, दो कंपोनेंट क्रिएट किए, लॉगिन और लेआउट। अब लॉगिन के लिए एक यूआई उठा लेते हैं। सो लॉगिन पेज कोड पेन से उठाया करो। अगर आपका यूआई डिजाइन अच्छा है तो डायरेक्टली बनाओ, या फिर जो रेडीमेड अवेलेबल है वो यूज करो, टाइम मत वेस्ट करो। जो देखो, प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हो ना, तो अगर आपको यूआई अच्छे से आता है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, प्रोग्रामिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होने दो। हाँ, अगर आपका यूआई उतना स्ट्रांग नहीं है तो यूआई पहले यूआई हाथ से ही बनाओ, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। ठीक है, ये वाला यूज करता हूँ मैं। हम्म, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड है, ऐसा लॉगिन पेज उठाओ जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ये उठाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा, अब कहाँ से उठाना है? बॉडी से नहीं, एचटीएमएल ये यहाँ से उठाओ, क्योंकि हमारे कंपोनेंट में बॉडी तो होता नहीं है। ये डालेंगे हम हमारे लॉगिन कंपोनेंट के एचटीएमएल में, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप मशीन टेस्ट पे काम करते हो, किसी कंपनी का मशीन टेस्ट दे रहे हो ना, हमेशा आपके हर एक पेज को फॉर्मेट करके ही दो, क्योंकि रीडेबल फॉर्मेट में आना चाहिए। दैट मतलब अगर आप वैसे ही, आप कैसे भी कहीं पे भी आपका ड्यू खत्म हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो वो डजन इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं जाएगा। हमेशा आपका कोड प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए। कंपोनेंट के नाम प्रॉपर दो, वेरिएबल के नाम प्रॉपर दो। इट्स नॉट लाइक नंबर ए नंबर टू ऐसा कुछ तो भी नाम दो। प्रॉपर वेरिएबल का नाम को, जिस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होने वाला है, और डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, ठीक है। अब लॉगिन हो गया, उसका कोड सीएसएस भी लगेगा। तो बॉडी से सीएसएस उठाओ, ये कॉपी किया, ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेट होगा क्या? हाँ, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी है, लेकिन अपने पास तो बॉडी नहीं है, तो क्या करना है आपको? एक पैरेंट डिव और क्रिएट करना है, पैरेंट। और ये पूरा कंटेनर कहाँ, कंटेंट कहाँ पे डालना है? यहाँ पे। और ये जो बॉडी वाला क्लास था ना, इसको क्या करना है? बॉडी से रिप्लेस डॉट पैरेंट से करना है। तो हमारा लॉगिन पेज हो गया, ठीक है। अब हमारी राउटिंग चेंज हो गई। हम राउटिंग कैसे कंसिडर करने वाले हैं? हमारा एडमिन ऐप है घर पे, अभी हमने राउटिंग कैसे क्रिएट की? सारे पेरेंट लेवल पे राउट थे। अब आपकी राउटिंग थोड़ी सी चेंज होगी। सबसे पहला राउट रहेगा पाथ कोलन एम्प्टी। ये रहेगा अपना डिफॉल्ट पाथ, डिफॉल्ट राउट। मतलब जब भी आपके यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये राउट ओपन होगा। रीडायरेक्ट टू, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है? लॉगिन पे। यहाँ पे एक पाथ मैच स्ट्रेटेजी करके होता है, जब भी हम होस्ट करते हैं ना किसी एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पे प्रीफिक्स फुल फिक्स। सो इसलिए हमें फुल पाथ मैच करना है। उसके बाद हमारा लॉगिन का राउट, पाथ लॉगिन कंपोनेंट
लॉगिन कंपोनेंट। वन मोर थिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। वहाँ पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे, मतलब दो व्हाट्सएप की कम्युनिटी बन चुकी है अब तक। व्हाट्सएप की कम्युनिटी की लेंथ 2000 रहती है, तो दोनों कम्युनिटी ऑलमोस्ट फिल है। सो 4000 मेंबर्स वहाँ पे है ऑलरेडी। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो भी अ, हमारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। उसके बाद मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ वीक में, जब भी फ्राइडे या फिर थर्सडे को मैं लाइव सेशन लेता हूँ। तो अगर आप वो सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी नॉर्मली मैं नोटिफिकेशन वो ग्रुप में डालता हूँ। तो वो ग्रुप ज्वाइन करो। आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास ऐसे कुछ मशीन टेस्ट है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उसका मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा। ठीक है, फाइन। सो ये मैंने डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया, उसके बाद मेरा लॉगिन का, उसके बाद और एक राउट क्रिएट करना है। पाथ एम्प्टी रखो या फिर यहाँ पे नाम भी रख सकते हो। इसका कंपोनेंट रहेगा लेआउट, जो हमने नया कंपोनेंट क्रिएट किया ना, जहाँ पे हम अपने नैव बार रखने वाले हैं। और यहाँ पे चिल्ड्रन बनाओ। लॉगिन होने के बाद जितने भी कंपोनेंट एक्सेस होने वाले हैं वो इस कंपोनेंट के चिल्ड्रन रहेंगे। सो ये सारे राउट मैं कहाँ पे मूव करूंगा, इसके चिल्ड्रन में। ओके। सो जब भी आपका प्रोजेक्ट एडमिन काइंड ऑफ एप्लीकेशन है तो आपका राउटिंग ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद राउटिंग ऐसा रखो। अब अगर मैंने सेव किया, अब अगर मैं एक्सेस करता हूँ मेरी एप्लीकेशन, नहीं कुछ तो भी गलत, ओह सॉरी, वन मोर थिंग। अभी हमारे ऐप कंपोनेंट में अपना राउट नैवबार था, ये नैवबार यहां से हटाना है और कहाँ पे रखना है, लेआउट कंपोनेंट में। ठीक है, अब सेव करके चेक करते हैं। डी, कहीं पे तो भी हमने डी की जगह डीवे लिखा है। ओके, यहाँ पे है। कॉपी पेस्ट में कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, लेट्स सेव। सो देखो बाय डिफॉल्ट मेरा लॉगिन पेज दिख रहा है, बट ये ऐसा क्यों दिख रहा है, सीएसएस में कुछ तो भी गड़बड़ होगी। डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या सीएसएस के वजह से ये फुल स्क्रीन नहीं ले रहा है। बॉडी में कुछ सीएसएस है क्या, क्यों ये 100% नहीं ले रहा है, यहाँ पे भी 100% नहीं ले रहा है। ये देखो आजू बाजू से जगह छोड़ रहा है, हमने गलत चूज किया। ठीक है, मैं रहने देता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, दूसरा कोई चूज कर लेना जहाँ पे प्रॉपर लिख रहा है। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, एचटीएमएल कॉपी करो, सीएसएस कॉपी करो। ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो भी मेरा लॉगिन काम कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट राउट बनाया है। सो अगर यूआरएल में एम्प्टी है तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, लॉगिन पे। ठीक है। अब लॉगिन में, लॉगिन तो करना है, तो लॉगिन में भी बहुत तरीके के लॉगिन होते हैं, दिखाता हूं मैं। सो लेट से लॉगिन है तो एक हार्ड कोड लॉगिन होता है। हार्ड कोड लॉगिन मतलब बटन के क्लिक पे आप यहीं पे वैलिडेट करोगे कि यूजर नेम ने क्या डाला है, यूजर नेम और पासवर्ड यही डाला है तो ही लॉगिन करने दो। अदरवाइज हम एपीआई कॉल के साथ भी लॉगिन करते हैं। तो फिलहाल मैं हार्ड कोड लॉगिन दिखाता हूँ। एपीआई कॉल के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं लॉगिन के, तो आप यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जस्ट हमें एक सिर्फ टॉपिक पढ़ाना था इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब लॉगिन के पेज में मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और वो ऑब्जेक्ट मेरे फॉर्म के साथ बाइंड करूंगा। सो टेम्पलेट फॉर्म के साथ करते हैं। सो लेट्स से टेम्पलेट फॉर्म यूज करना है तो फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लॉगिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लॉगिन ओबीजे कोलन एनी, एनी के साथ जा रहा हूँ जस्ट टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपको क्लास या फिर इंटरफेस क्रिएट करना है। ठीक है, शायद मैंने क्लास बताया है कि नहीं। ओके, क्लास और वो नहीं बताया मैंने। नहीं बताया है मैंने क्लास, ठीक है। सो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, हमेशा अपन क्या करते हैं, एनी यूज करते हैं। ठीक है, तो एनी यूज नहीं करना चाहिए नॉर्मली, तो उसके जगह क्या करो, क्लास या फिर इंटरफेस क्रिएट करा करो। सो एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम, यूजर लॉगिन नाम का। इस क्लास में आपके वेरिएबल्स बनाओ, प्रॉपर्टीज। लेट्स से यूजर नेम, डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। पासवर्ड, डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दो वेरिएबल क्रिएट किए। अब ये इनिशियलाइजेशन बोलेंगे।
सो सिंस इट्स अ क्लास, सो हमें कंस्ट्रक्टर रहेगा। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो एम्प्टी से, जो भी बेसिक इनिशियलाइजेशन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एनी की जगह है डेटा टाइप दो ये, मतलब इस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा रहने वाला है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट। अब क्लास है तो इसको न्यू से इनिशियलाइज करो, ऐसे। राइट। सो ये हमारा क्लास रहता है, और ये क्लास यहाँ पे रखो या फिर दूसरी फाइल क्रिएट करो वहां पे भी रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैं एक हिंदी में प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो वहां पे ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करूंगा। अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदी क्यों नहीं फॉलो कर रहे, बट ऑल ओवर इंडिया सिर्फ हिंदी फॉलो नहीं होती है, बहुत सारे लोग फिर इंग्लिश के लिए बोलते हैं। बट ये हिंदी का ट्यूटोरियल मैंने इसीलिए बनाया कि जस्ट एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि टॉपिक्स क्या है, क्या क्या नहीं है, एंगुलर कैसा है। बट जैसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसके बाद आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, काम भी करोगे कहीं पे भी, जॉब पे लगोगे, हर जगह इंग्लिश ही यूज होने वाले हैं। राइट। सो एटलीस्ट वो टेक्निकल टर्म या फिर गिनी चुनी चीजें ही होती है वो इंग्लिश में बोलते हैं अपन, वो आपको याद आनी चाहिए या फिर आपको वो सुनने की आदत भी रहनी चाहिए। सो इंग्लिश ट्यूटोरियल, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बेसिक हिंदी फॉलो करो, लेकिन जब भी आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड चाहिए तो इंग्लिश वाले वीडियो ही देखो, मेरे देखो या किसी के और के भी देखो, लेकिन हिंदी आफ्टर ट्यूटोरियल इंग्लिश वाले ही ट्यूटोरियल फॉलो करो। ठीक है। ओके। नाउ सो हमने क्लास क्रिएट किया और उसका एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है वो मुझे कहाँ पे बाइंड करना है, मेरे फॉर्म के साथ। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एन जी मॉडल इज इक्वल टू डॉट, देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, हमने एनी नहीं दिया है, डेटा टाइप दिया प्रॉपरली तो प्रॉपरली डेटा टाइप सजेस्ट हो रहा है। और एनजी मॉडल हम नेम फॉर्म टैग के अंदर यूज कर रहे हैं तो नेम एट्रीब्यूट भी मैंडेटरी हो जाता है। नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू यूजर नेम बाइंड कर दो, कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड बाइंड करेंगे, ये पासवर्ड यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट वहां पे बाइंड किया। अब लॉगिन के क्लिक पे, क्लिक ऑन लॉगिन, जैसे मैंने बोला हम हार्ड कोड लॉगिन करने वाले हैं। सो ऑन लॉगिन नाम का फंक्शन बनाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड कोड लॉगिन, जो यूजर ने वैल्यू डाले वही हमें चेक करना है। सो दिस डॉट, सॉरी मैं बाहर कर रहा हूँ, इस क्लास में नहीं, ये कंपोनेंट का क्लास। दिस डॉट लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम इक्वल टू लेट्स से यूजर नेम में उसने एडमिन डाला, एंड दिस डॉट लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू 112233 डाला। अगर यूजर ने ये क्रेडेंशियल डाला तो ही हमें लॉगिन करने देना है, और लॉगिन होने के बाद मुझे रिडायरेक्ट करना है और कहीं पे। ठीक है। तो उसके लिए रिडायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर की सर्विस, तो राउटर इंजेक्ट, राउटर सर्विस इंजेक्ट करना है। ठीक है। अब दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, कहाँ पे नेविगेट करना है, उस यूआरएल का राउट दो। तो लेट से लॉगिन के बाद मुझे नेविगेट करना है डायरेक्टिव कंपोनेंट पे, तो डायरेक्टिव का राउट यहाँ पे दे दो। अगर एल्स में गया, मतलब यूजर ने क्रेडेंशियल प्रॉपर नहीं डाला, तो उसको एरर दे देंगे अलर्ट बॉक्स में, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है। अब चेक करते डिबग लगा के, हमेशा थोड़ी सी आदत डालो कि जब भी आप पढ़ रहे हो या फिर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो, पहली बार टास्क कर रहे हो, तो हमेशा हर एक फंक्शन में डिबगर लगाओ, चेक करो क्या डेटा आ रहा है, नहीं कहीं पे जा रहा है, फ्लो कहाँ पे जा रहा है, सारी चीजें अच्छे से चेक कर लिया करो। ठीक है। अब मैं रॉन्ग डेटा डाल रहा हूँ, कंसोल ओपन करते हैं अपना। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यूजर नेम में कुछ तो भी हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ तो भी हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली एल्स में जाएगा, अलर्ट दिखाया। ठीक है। अब प्रॉपर डिटेल डालते हैं अपन, एडमिन 11 क्या था अपना, 2233 लॉगिन। ठीक है। अब अपने यूजर नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी सेम है, तो वो इफ कंडीशन में स्टिल वेट एडमिन आया। ओके, यहाँ पे हमने एक ही 3 डाला है, एक हटा देते हैं। देखो इफ में गया और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे डायरेक्टिव पे। देखो लॉगिन होने के बाद हमारे यहाँ पे आ गया, बट वेट, ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं लिया इसने,
लेआउट, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है सीएसएस में। फुल स्क्रीन क्यों नहीं लिया इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। बॉडी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। इस डिव को, ये कहाँ से आया, कंटेनर, ओके हमने कंटेनर लगाया था, उसके वजह से लॉगिन स्क्रीन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। ये कंटेनर हटा देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आ गया। सो दिस इज लॉगिन। फिर से एक बार करके देखते हैं। लॉगिन आया, एडमिन। अभी हमारा नैवबार नहीं दिख रहा है, 112223। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तब जाके मेरा नैवबार आया। सो दिस इज लॉगिन पेज इंप्लीमेंटेशन। अब जैसे ही लॉगिन होता हो तो हमारे एप्लीकेशन में, एक ब्राउजर में कहीं ना कुछ स्टोर करना पड़ता है कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन हुआ है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही लॉगिन होता हो तो आइदर सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज या फिर कुकीज या फिर सर्विस ऑल्सो, चार मीडियम है। लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज या फिर सर्विस के वेरिएबल में, ठीक है। आप कहीं पे भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज का यूज कर रहा हूँ। सेट आइटम, लेट्स से एंगुलर हिंदी यूजर, मेरा की का नाम दे रहा हूँ, और की में क्या कर रहा हूँ, जो हमारा यूजर नेम है वही स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं, अगर सक्सेसफुल लॉगिन है तो आप लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लॉग्ड इन का यूजर नेम है ये आपको दिखाना भी है नैव बार में, यहाँ पे दिखाते हो ना आप। तो वो कैसे करोगे, आपके लेआउट कंपोनेंट में पेज लोड पे रीड करोगे लोकल स्टोरेज का डेटा। कंस्ट्रक्टर, सो कांस्टेंट लॉग्ड यूजर नेम, लोकल स्टोरेज इंस्टेड ऑफ सेट आइटम यू विल यूज गेट आइटम मेथड। उसको क्या चाहिए, सिर्फ की चाहिए। फिर लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा आ गया वो यहाँ पे आ गया। बट ये कांस्टेंट ना लेते हुए ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग एम्प्टी, ठीक है। सॉरी, लॉग्ड यूजर नेम। अब ये एरर आएगा कि ये नल रह सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप लोकल स्टोरेज से डेटा रीड कर रहे हो ना, तो हमेशा इफ स्टेटमेंट लगाया करो। तो ये अगर डेटा नहीं है, मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं इस अकॉर्डिंग की, देखो क्यों ऐसा बोल रहा है, ओके। तो एक काम करो, पहले कांस्टेंट में स्टोर करो, फिर यहाँ पे चेक करो कि इफ लॉग्ड यूजर है तो ही आपके वेरिएबल में असाइन करो, ठीक है। फॉर्मेट कर लो, देखो फॉर्मेट करने से थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है हमेशा। और एक चीज, कंस्ट्रक्टर के ऊपर आपके सारे वेरिएबल्स होने चाहिए डिक्लेरेशन। ऐसा नहीं है कि जो किसी भी फंक्शन के ऊपर आप वेरिएबल बना रहे हो और यहाँ पे यूज कर रहे हो। आपके वेरिएबल सबसे टॉप में होने चाहिए, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद एनजी यूनिट, और उसके बाद आपके सारे फंक्शंस। ये एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो जब भी आप मशीन टेस्ट के लिए जा रहे हो तो ये चीजें थोड़ा सा फॉलो करो। मशीन टेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मशीन टेस्ट जो दिया है वो आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लिया हो गया। आपको इस कोडिंग स्ट्रक्चर से भी आपको एनालाइज किया जाएगा। अभी करंट मार्केट ऐसा है कि सिर्फ मशीन टेस्ट कंप्लीट करने से नहीं होगा, बाकी सारी चीजें भी एनालाइज होती है। क्योंकि मशीन टेस्ट आप यूजिंग चैट जीपीटी और किससे भी कर सकते हो, राइट। बट आपका कोडिंग स्किल दिखाने के लिए अभी कंपनीज भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले, सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो अप टू दैट, ठीक है। अब ये लॉग्ड इन यूजर का नाम इसमें आया, ये यहाँ पे दिखा देते हैं। ये सर्च, यहाँ पे क्लास टेक्स्ट हाइफन वाइट लिख लेता हूँ मैं। सेव, सेव चेक करते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि जब कोड लिखा तब हमने स्टोर नहीं किया था। ठीक है, तो फिर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं, तब जाके अपना लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होगा। एडमिन 11223, ऑन क्लिक ऑफ लॉगिन सी, यहाँ पे एडमिन डेटा आ रहा है। अब सर्च की जगह मुझे क्या चाहिए, आई शुड बी एबल टू लॉग आउट ऑल्सो, करेक्ट। तो सिंपली एक फंक्शन लिखेंगे, सर्च की जगह लॉग ऑफ
बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑन लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ पे दो चीजें करनी है, सॉरी अभी फिलहाल एक ही चीज करना है। हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से डेटा निकालना है, सॉरी दो चीजें करनी है। लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव भी करना है, सो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम को क्या भेजोगे, आपके की का नाम। आपके की का नाम क्या है, एंगुलर हिंदी यूजर। उसके बाद आपको लॉग आउट, लोकल स्टोरेज का डेटा तो रिमूव करता है, बाय डिफॉल्ट आपको फिर से लॉगिन पेज पे भी रिमूव कर रिडायरेक्ट करना है। फिर से राउटर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाओ, इंजेक्ट, क्या इंजेक्ट करोगे, आपकी राउटर सर्विस। फिर से, अब यहाँ पे देखो जब मैंने लॉगिन किया था तो कौन सी मेथड यूज किया था, नेविगेट बाय यूआरएल। अब यहाँ पे दूसरी मेथड यूज करता हूँ, सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट भी एक मेथड है। इसको क्या चाहिए, अरे चाहिए, और उसको पहला पैरामीटर आपका लॉगिन दे दो। तो दो मेथड है, एक तो नेविगेट बाय यूआरएल और नेविगेट, ठीक है। लेट्स सेव एंड चेक, सॉरी। अब अगर मैं लोकल स्टोरेज का डेटा भी दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, देखो एंगुलर हिंदी यूजर आ रहा है एडमिन। अब जैसे मैंने लॉगो पे क्लिक किया, देखो वो डेटा निकल गया और मैं बाय डिफॉल्ट लॉगिन पे आ गया। ओके, अब यहीं पे अपना ये टॉपिक खत्म हो गया लॉगिन। अब लॉगिन के बाद आता है ऑथ गार्ड। ठीक है, जस्ट मिनट, मुझे याद नहीं रहता फिर क्या क्या हुआ है। अब गार्ड, सो अभी देखो मैं लॉगिन तो नहीं हूँ लोकल स्टोरेज में, मेरे पास कुछ डेटा भी नहीं है। बट अगर मुझे राउट पता है मेरा, जैसे अपना राउट था डायरेक्टिव, अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ मेरा यूआरएल, तो भी मैं पेज एक्सेस कर पाता हूँ। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तो लॉगिन किया नहीं, राइट। सो विदाउट लॉगिन ऑल्सो वी आर एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन। यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है क्योंकि लॉगिन है ही नहीं ना, तो नाम कहाँ से आएगा। बट विदाउट लॉगिन में एक्सेस कर ही नहीं चाहना, सॉरी फॉर इंग्लिश, विदाउट लॉगिन मैं मेरा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, गार्ड इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो गार्ड इज लाइक व्हाट, अपना जो गार्ड का नॉर्मल मीनिंग होता है, गेट में एंट्री से पहले वो वैलिडेट करता है, वो सेम चीज का अपना टॉपिक है गार्ड। तो हमें क्या क्रिएट करना है, अभी गार्ड क्रिएट करना है। ठीक है, क्लोज करते हैं, एक फोल्डर बनाता हूं मैं ऐप में, गार्ड नाम का। ठीक है, यहाँ पे गार्ड क्रिएट करना है, तो नया टर्मिनल ओपन करो, एन जी जनरेट गार्ड। उसके बाद गार्ड बहुत तरीके के होते हैं, तो आपको कौन सा गार्ड क्रिएट करना है तो वो आपको बताना है, एन जी जनरेट गार्ड, सॉरी, एन जी जनरेट गार्ड, व्हाट वुड यू नेम, तो गार्ड, गार्ड के बाद उसका नाम देते हैं चेक लॉगिन। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से टाइप का गार्ड चाहिए, तो जैसे मैंने बोला बहुत टाइप के गार्ड है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन मैच, तो मैं सिंपली कैन एक्टिवेट पे जा रहा हूँ, एंटर, सॉरी स्पेस करना है, उसके बाद एंटर करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, सिलेक्शन के लिए आपको स्पेस करना है, मल्टीपल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे सिर्फ कैन एक्टिवेट चाहिए, एंटर। तो अभी गार्ड के फोल्डर में, अब देखो आपका गार्ड क्रिएट हो गया। अब गार्ड इज नथिंग बट अर एरो फंक्शन। ये पहले हमारी एक सर्विस थी, बट ये अभी नॉर्मल एरो फंक्शन आ चुका है। अब ये कौन से वर्जन से आया, सो एंगुलर 16 से आया था। ठीक है, गार्ड एरो फंक्शन कौन से वर्जन से आया, एंगुलर 16 से। वैसे ही इंटरसेप्टर भी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया एंगुलर 16 से, पहले वो भी एक सर्विस थी। ओके, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जब भी मेरी यूआरएल रीडायरेक्ट होती है ना, सबसे पहला मेरा गार्ड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉगिन है तो ही मैं एक्सेस करने दूंगा, अदरवाइज लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। अब ये कैसा पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं, तो देखो जब अपन लॉगिन कर रहे हैं ना, तब मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कर रहा हूँ। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो लोकल स्टोरेज में डेटा होगा, बस वही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इज लॉग्ड, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, डेटा रीड करना है। अगर लोकल स्टोरेज में डेटा है मीन्स यूजर लॉग्ड इन है। इफ
ये वेरिएबल नॉट इक्वल टू नल है, मतलब डेटा मिला है उसको, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, रिटर्न एल्स में रिडायरेक्ट करना है हमें लॉग इन पेज पे, और रिटर्न फॉल्स भी करना है। ठीक है, फॉल्स की पहले यहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करना है। अब मुझे राउटर का सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन वेरिएबल क्रिएट करना, तो कांस्टेंट या फिर लेट यूज करना है। सो राउटर इज इक्वल टू कैसे, इंजेक्ट से। और ये इंजेक्ट भी तभी से आया है हमारे पास 16 से, क्योंकि अगर ये एरो फंक्शन आया तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली सर्विस इंजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इंजेक्ट आया। तो दोनों चीजें साथ में आई। इंजेक्ट, क्या इंजेक्ट करने वाले हम, राउटर। और यहाँ पे क्या करना है, राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल। कहाँ पे नेविगेट करना है, लॉगिन पे, स्लैश लॉगिन। अब ये हमने जो गार्ड बनाया ना, इस गार्ड को हमें हमारे राउटिंग पे भी अलाउ करना है। तो कौन से राउट को आपको गार्ड करना है, वहां पे आप अटैच कर सकते हो। फिलहाल मैं डायरेक्टिव को करता हूँ। कैन एक्टिवेट लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट, अरे में भेजो आपके फंक्शन का नाम। आप मल्टीपल गार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज अरे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं और अगर मैं ये डायरेक्टिव वाला राउट एक्सेस करने का ट्राई करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट देखो लॉगिन पे आ गया लॉगिन पे। बट अपार्ट फ्रॉम लॉगिन, लेट से मैं वेरिएबल एक्सेस करता हूं, तो मैं वेरिएबल एक्सेस कर पाता हूं। अंडरस्टूड। सो क्योंकि मैंने ये वाले राउट पे ही गार्ड लगाया है, तो जब भी मेरा राउट एक्टिवेट होता है, ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं। अगर है तो मैं रिटर्न ट्रू करता हूँ, अदरवाइज रिडायरेक्ट टू लॉगिन। अब हर एक राउट पे मत डालो, ये कैन एक्टिवेट आपके पेरेंट कंपोनेंट पे डाल दो, दैट्स इट। सो सारे आपके राउट एक्टिवेट, सारे कंपोनेंट पे आपका गार्ड चालू हो जाएगा। देखो अभी वेरिएबल एक्सेस करके देखता हूँ, लॉगिन पे ही गया। डायरेक्टिव एक्सेस करके देखता हूँ, फिर से लॉगिन पे रिडायरेक्ट किया। अब अगर मैं एडमिन करता हूँ, 1 1 2 2 3, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो अभी मेरा एक्सेसिबल है, राइट। ओ वन मोर थिंग, हमने जब लॉगिन किया ना, लेआउट कंपोनेंट में, सॉरी मैंने वो चेक ही नहीं किया, लेआउट कंपोनेंट में अपना नैव बार है, तो नैव बार के नीचे देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहली बात तो क्लिक भी नहीं हो रहा है, ये देखो क्लिक पे कुछ चेंज भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए मुझे कंपोनेंट में राउटर आउटलेट इंप्लीमेंट, राउटर लिंक इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद राउटर आउटलेट भी, राउटर लिंक किया। ठीक है, अभी मेरा क्लिक पे यूआरएल तो चेंज हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा। तो कंपोनेंट रेंडर होने के लिए मुझे क्या लगता है, राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट का काम क्या है, एक्टिवेटेड राउट लोड करने का काम करता है। ये एक रह गया था, देखो अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट लॉग ऑफ, अभी अभी अगर मैं लॉग ऑफ करता हूँ और डेटा बाइंडिंग को फिर से एक्सेस करके देखता हूँ, देखो फिर से लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। ओके, सो दिस इज ऑथ गार्ड। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा बचता है व्यू चाइल्ड, एनजी कंटेनर, इंटरसेप्टर। तो ये अगेन थोड़े से एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो अभी ये व्यू चाइल्ड एक छोटा सा है, एनजी कंटेनर एनजी टेम्पलेट भी छोटा सा है, इंटरसेप्टर। अब इंटरसेप्टर के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रख चुका हूँ, टेक वीडियो रेफरेंस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट का भी लिंक मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा। क्योंकि मुझे ये जो दो पार्ट थे, ये सिर्फ बेसिक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए रखने थे। तो हमने पहले पार्ट में पार्ट 11th टॉपिक कंप्लीट कर लेते, अभी ये पार्ट 2 में मैंने ये 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो है व्यू चाइल्ड और ये, सॉरी, व्यू चाइल्ड और ये कन्वर्ट करना है मुझे, व्यू चाइल्ड। ठीक है, सो व्यू चाइल्ड और एनजी कंटेनर, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा डीप में पढ़ाया व्यू चाइल्ड और एनजी कंटेनर। तो ये चारों वीडियो, ये चारों टॉपिक का मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा यहाँ तक अपना बेसिक एंगुलर।
अब बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि इतना सफिशिएंट है क्या काम करने के लिए। ऑब्वियसली सफिशिएंट है। मेन है आपका एपीआई कॉल। सो एपीआई कॉल कैसे करते हो, क्या करना है, क्यों करना है। व्यू चाइल्ड कभी कभी यूज होता है। एनजी कंटेनर, एनजी टेम्पलेट कभी कभी यूज होता है। इंटरसेप्टर ओनली वंस होगा। सब्जेक्ट बिहेवियर ये भी 1 और 2 सिनेरियोज में होता है। बट ये जो सारी चीजें ये मोस्टली यूज होने वाली है। ठीक है। सो अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो मैं फिर से एक बार देखूंगा, या फिर आप भी सजेस्ट करो। अगर मेरे से कुछ छूटा है तो वो मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, और वो सारे टॉपिक उसमें कवर करूंगा। ठीक है। सो फिलहाल प्रोजेक्ट के वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये वाइंड अप करके कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कुछ टॉपिक रह जाता है पिंग करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, या फिर कमेंट डालो, मैं वो कोलैबोरेट करके नया और एक पार्ट 3 करके उसमें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। आई होप वीडियोज आर हेल्पफुल मोस्टली। एक एडवाइस दे रहा हूँ कि जब भी जैसे आपका ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट करो। क्योंकि प्रोजेक्ट करने के बाद ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा या फिर आपका लॉजिक बिल्ड होगा। क्योंकि सिर्फ थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन देके आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला है आपको। जैसे अगर किसी ने पूछा सिग्नल, सो सिग्नल आपने प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज किया, तो वो आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। ठीक है। सो वो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तभी जाके आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे। सो मेक श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग ट्यूटोरियल यू आर एटलीस्ट कंप्लीटिंग 2 प्रोजेक्ट मिनिमम। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट करके देखो। चलो, थैंक यू। एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। अगर आपने वो व्हाट्सएप लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ऑल्सो।